A very good evening to all of you. So this is going to be another part on another lecture in relation to the Uttar Pradesh urban buildings regulation of rent, letting and eviction एक्ट 1972, जिसके अंदर हम बात करेंगे उन प्रोविजंस की जो रिलेट करते हैं आपके रेगुलेशन ऑफ रेंट से, आपके लेटिंग से, आपके स्टैंडर्ड रेंट के डिटर्मिनेशन से। तो हम इन प्रोविजंस को इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे एंड इसके बाद आपके पास एक और लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। उस पार्ट ऑफ लेक्चर के अंदर हम फाइनली डिस्कस करेंगे आपके अलॉटमेंट ऑर्डर्स और रिलीज ऑर्डर को, और साथ ही साथ आप कैसे उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं और फाइनली उस अपील को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। सो फिलहाल हम शुरू करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो डिस्कस किया गया है सेक्शन 4 के अंदर, जहाँ पर ये कहा गया है, जिसकी हेडिंग ये प्रोवाइड करती है कि देयर शैल बी अ प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम एंड रेंट पेबल generally। अब लेट्स सी व्हाट दिस प्रोविजन इज ट्राइंग टू से। पहला क्लॉज ये कहता है कि कोई भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट या सब टेनेंट, जो लैंडलॉर्ड है, दैट मीन्स टू से कि कोई भी लैंडलॉर्ड टेनेंट से या जो टेनेंट है वो सब टेनेंट से कैन नॉट टेक, बेसिकली अब यहाँ पर नो वर्ड लिख दिया तो यहाँ पर हम कैन नॉट नहीं लिखेंगे, यानी इट इज़ प्रोहिबिटेड कि कोई भी लैंडलॉर्ड टेनेंट से और कोई भी टेनेंट सब टेनेंट से दे कैन नॉट टेक और रिसीव एनी प्रीमियम और एडिशनल पेमेंट ओवर एंड अबव द रेंट पेबल, यानी जितना रेंट उन्हें पे करना है वो उसके ऊपर कोई प्रीमियम एडिशनल पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। सेकेंड क्लॉज इस प्रोविजन का ये कहता है कि जो रेंट पेबल है किसी भी बिल्डिंग के लिए शैल बी सच, जो अग्री किया जाएगा अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, बट उसका एप्लीकेशन कुछ सेक्शन से अलग रखा गया है, जैसे कि सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, 8 एंड 10 इन द एब्सेंस ऑफ सेम स्टैंडर्ड रेंट। यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पर भी स्टैंडर्ड रेंट की बात हुई है वहाँ पर ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पर वो स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट कम्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू दी ओल्ड बिल्डिंग्स, यानी ओल्ड बिल्डिंग के केस में रेंट कैसे पेबल होता है, ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 5 के अंदर। तो ऐसी कोई भी बिल्डिंग जिसके अंदर टेनेंसी कंटिन्यू है इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और ऐसी बिल्डिंग्स बेसिकली जिनके ऊपर पुराना एक्ट वाज एप्लीकेबल, उस सिचुएशन में जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट को, जो रेंट पेबल है ऑलरेडी करंट रेट, उसको एनहांस कर सकते हैं। मे लिखा है यहाँ पर, मे एनहांस द रेंट पेबल टू एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग दी स्टैंडर्ड रेंट, यानी वो रेंट बढ़ा तो सकते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड रेंट होगा उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड दिस एनहांसमेंट ऑफ रेंट वुड बी डन बाय नोटिस इन राइटिंग, जो कि उन्हें देनी होगी 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, यानी जब एक्ट पिक्चर में आया एंड देयर वाज ऑलरेडी अ बिल्डिंग जिसके ऊपर पुराना एक्ट एप्लीकेबल था और उसमें उस हिसाब से रेंट रिसीव किया जा रहा था। तो जैसे ही एक्ट पिक्चर में आएगा, आप उस एक्ट के पिक्चर में आने के 3 महीने के अंदर अंदर नोटिस प्रोवाइड कर देंगे कि भाई देखो ऐसा है, अब नया लेजिस्लेशन पिक्चर में आ गया है, तो आई एम गोइंग टू इन्हांस योर रेंट एंड बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग आप बिल्कुल वो रेंट बढ़ा सकते हैं। बट अगेन दैट एनहांसमेंट कैन नॉट बी विम्सिकल। आप अगेन क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड रेंट से उसकी वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, और वो जो रेंट बढ़ाया जाएगा इट शैल बी पेबल फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन 6, यहाँ पर बात की गई है कि अगर किसी बिल्डिंग में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके रेंट पे। तो यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 8, जहाँ पर भी लैंडलॉर्ड इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद या तो टेनेंट की कंसेंट से और या तो लॉ की किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपनी बिल्डिंग में किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट करता है, देन इन दैट सिचुएशन ही, यानी कि लैंडलॉर्ड, विद इन 3 months ऑफ द कंप्लीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट बाय नोटिस इन राइटिंग, यानी उस इम्प्रूवमेंट के हो जाने के 3 महीने के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, एक नोटिस देंगे राइटिंग में कि आप उस बिल्डिंग का मंथली रेंट बढ़ाने वाले हैं by an amount obviously not exceeding 1% of the actual cost of improvement, यानी जो भी आपको कॉस्ट इनकर हुआ होगा इस इम्प्रूवमेंट को कराने के लिए
उससे उसके 1% से ज़्यादा रेंट आप नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर आ जाइए सेक्शन 7 के अंदर, जहाँ पर बात की गई है व्हाट वुड बी द लाइबिलिटी टू पे टैक्स, किसके ऊपर होगी, कौन देगा, क्या करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू द कॉन्ट्ररी द टेनेंट शैल बी पे लाइबल टू पे द लैंडलॉर्ड इन एडिशन टू और एज पार्ट ऑफ उस रेंट के दी फॉलोइंग टैक्सेस और प्रोपोर्शनेट पार्ट देयर ऑफ। कौन कौन सी चीज़ों का? पहला है वाटर टैक्स और दूसरा है 25% ऑफ एवरी सच इन्हांसमेंट इन दी हाउस टैक्स, यानी वाटर टैक्स और हाउस टैक्स के 25%। इन दो के ऊपर लाइबिलिटी किसकी बनेगी? आपके टेनेंट की बनेगी, लेकिन तभी बनेगी जब इसके कॉन्ट्ररी में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नहीं हुआ होगा, राइट। फिर एक प्रोवाइजो अटैच किया गया है इस प्रोविजन के साथ, जो ये कहता है कि सेक्शन में नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन रिलेशन टू अ टेनेंट, जहाँ पर रेंट जो पेबल है उसके द्वारा वो 25 रुपये पर मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। यानी अगर आप 25 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का रेंट नहीं पे करते हैं तो ये प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर सेक्शन 8 में आ जाइए। इसके अंदर बात की गई है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एक्सेट्रा। तो ये स्टैंडर्ड रेंट वगैरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये किसके द्वारा डिटरमिन किए जाएंगे? ये डिटरमिन किए जाएंगे बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑन एन एप्लीकेशन, जो इसके बिहाफ में उनके तरफ प्रोसीड की जाएगी कि सर ये डिस्प्यूट है स्टैंडर्ड रेंट को लेकर, काइंडली रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। फिर सेक्शन 9 में बात करते हैं हम फाइनली आपके स्टैंडर्ड रेंट के डिटर्मिनेशन की, जहाँ पर ये कहा जाता है कि इन केस ऑफ अ बिल्डिंग जिसपे पुराना लॉ एप्लीकेबल है एंड विच इज़ लेट आउट एट द टाइम ऑफ द कॉमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जिसको लेट आउट किया गया था इस एक्ट के कॉमेंसमेंट के टाइम पे भी, in respect of which there is neither the reasonable annual rent nor any agreed rent and not any assessment in force, then in that situation जो DM है आपका वो डिटर्मिन कर सकते हैं आपके उस बिल्डिंग के स्टैंडर्ड रेंट को। फिर इसी प्रोविजन का अगला पार्ट ये कहता है कि जो DM है वो उस स्टैंडर्ड रेंट को डिटर्मिन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले तो वो कंसिडर करेंगे उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू बिफोर द एक्ट और द डेट ऑफ लेटिंग विच एवर इज लेटर। दूसरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी अगर किसी का मेंटेनेंस और रिपेयर का कॉस्ट है तो वो भी। प्रिवेलिंग रेंट फॉर सिमिलर बिल्डिंग्स इन द लोकेलिटी इमीडिएटली बिफोर द सेट डेट। एमिनिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड कर रही है वो बिल्डिंग, लेटेस्ट असेसमेंट अगर कोई है तो, और रेलेवेंट फैक्ट जो कि मटेरियल हो स्टैंडर्ड रेंट के डिटर्मिनेशन में। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो स्टैंडर्ड रेंट को डिटर्मिन कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 9 का क्लॉज 2 कैपिटल A, वो ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो शैल ऑर्डिनरली कंसिडर 10% पर एनम। Now, what is this 10% per annum? The market value of the building to be the annual standard rent, यानी आपके उस बिल्डिंग की जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसका 10% पर एनम आपका स्टैंडर्ड रेंट के तौर पे फिक्स कर दिया जाएगा। And the monthly standard rent shall be equal to 1/12 of the annual standard rent so calculated। यानी यहाँ पर तो हमने एनुअल रेंट की बात की, बट वो एनुअल रेंट को हम मंथली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका 1/12 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आता है आपका अगला प्रोविजन जो बात करता है सेक्शन 9 कैपिटल A के अंदर किसकी? रेविजन ऑफ रेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स लेट आउट बाय पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। यानी ऐसी कोई बिल्डिंग जिसे लेट आउट किया गया है पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो लैंडलॉर्ड ऑफ उस तरह की बिल्डिंग में अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कि आप काइंडली जो हमारा मंथली रेंट है पेबल उसको रिवाइज कर दीजिए, एंड अकॉर्डिंगली जो सच रेंट शैल बी रिवाइज्ड टू अ सम अगेन इक्विवेलेंट टू 1/12 of the 10% of the market value of the building under tenancy। प्रोवाइजो जो अपेंडेड है वो ये कहता है कि जो रेंट रिवाइज किया जाएगा इट शैल नॉट एक्सीड डबल द रेंट पेबल ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द लैंडलॉर्ड, एंड अकॉर्डिंगली वो जो रेंट रिवाइज किया जाएगा इट शैल बी पेबल फ्रॉम द न्यू मंथ फॉलोइंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ऑल्सो
देयर वुड बी नो फ्रेश एप्लीकेशन जो मूव की जाएगी लैंडलॉर्ड के द्वारा विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल ऑर्डर, यानी फाइनल ऑर्डर से लेकर अगले 5 साल तक लैंडलॉर्ड के द्वारा उस रिगार्ड में कोई फ्रेश एप्लीकेशन मूव नहीं की जाएगी। फिर आ जाते हैं हम सेक्शन 10 में, जहाँ पर सेक्शन 8, 9 और 9A के अंतर्गत जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं उनकी अपील की बात की गई है। तो उनके अगेंस्ट अपील कहाँ जाएगी? टू द डिस्ट्रिक्ट जज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर एंड डिस्ट्रिक्ट जज में dispose it himself. दूसरा, he may also assign it for disposal to the additional district judge and he may also recall it from any such officer and he may also if wish can transfer it to any other such officer. तो ये 4 चीज़ों के द्वारा वो उस केस को या उस अपील को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। देन जो आपकी एपेलेट अथॉरिटी है वो या तो ऑर्डर को कंफर्म, वैरी या रेसेंड कर सकती है, या तो उस केस को रिमांड कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कह सकती है कि भाई आप इस केस को फिर से सुनिए, या फिर कुछ एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट कर सकती है, और या तो फिर उस ऑर्डर के ऑपरेशन के ऊपर स्टे लगा सकती है तब तक के लिए जब तक कि डिसीजन आपका ना आ जाए। फिर सेक्शन 11 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 11 में एकदम ये क्लियरली कहा गया है कि अनटिल एंड अनलेस देयर इज एनी अलॉटमेंट ऑर्डर इन पिक्चर अंडर सेक्शन 16 यू कैन नॉट लेट एनी सच बिल्डिंग। सेक्शन 12 के अंदर बात की गई है डीम्ड वैकेंसी ऑफ बिल्डिंग की इन सर्टेन केसेस, जहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई लैंडलॉर्ड या टेनेंट ऑफ अ बिल्डिंग शैल बी डीम्ड टू हैव सीज्ड टू ऑक्यूपाई द बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इन 3 सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन क्या कहती है कि अगर उसने खुद को वहाँ से सब्सटैंशियली रिमूव कर लिया है, अगर उसने अलाउ किया है टू बी ऑक्यूपाइड बाय एनी मेंबर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वो और उसकी फैमिली हैज़ टेकन अप अ रेसिडेंस समवेयर एल्स। देन द लेजिस्लेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अगले ही क्लॉज के अंदर कि अगर किसी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का टेनेंट जो कि उस बिल्डिंग में क्या कर रहा हो, बिजनेस कैरी आउट कर रहा हो, चूँकि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली वो रेजिडेंशियल पर्पजेस के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, और वो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को एडमिट कर लेते हैं जो, या पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं जो उनकी फैमिली का पार्ट नहीं है या मेंबर नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन तो भी वो डीम्ड मान ली जाएगी, डीम्ड वेकेटेड मान ली जाएगी। फिर अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो कोई टेनेंट या कोई फैमिली मेंबर अक्वायर कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में वो डीम्ड टू बी वेकेटेड मानी जाएगी। फिर सेक्शन 12 क्लॉज 3 कैपिटल ए में कहा गया है कि कोई भी टेनेंट ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कि एक ट्रांसफरेबल पोस्ट के अंदर काम कर रहा हो अंडर एनी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन एंड एनी अदर एम्प्लॉयर, और उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी और सिटी, किसी और म्यूनिसिपैलिटी, किसी और नोटिफाइड एरिया या फिर किसी और टाउन एरिया में, तो वैसा टेनेंट शैल बी डीम्ड टू हैव सीज्ड टू ऑक्यूपाई सच बिल्डिंग विथ इफेक्ट फ्रॉम 30th जून फॉलोइंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी उसकी डेट ऑफ ट्रांसफ़र के बाद जो अगला 30th जून आएगा उस दिन से वो बिल्डिंग खाली मान ली जाएगी, और या तो डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, दोनों में से जो भी लेटर, यानी उसको जिस दूसरे जहाँ पर जगह पे उसका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर अगर से कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अलॉट हो जाता है तो उस सिचुएशन में दोनों ही सिचुएशन में जो लेटर होगी जो बाद में अकर करेगी उसके उस दिन से उस बिल्डिंग को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी वेकेटेड मान लिया जाएगा। देयर आफ्टर जो आपका क्लॉज 3 कैपिटल बी है वो ये कहता है कि अगर कोई टेनेंट ऐसे प्रोफेशन या ट्रेड में एंगेज्ड है किसी सिटी, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया के अंदर जहाँ पर इन विच द सेट बिल्डिंग इज सिचुएटेड एंड लेटर सच एंगेजमेंट सीजेस फॉर व्हाटसोएवर रीजन and he is the landlord of any other building also in other city or municipality, तब उसे मान लिया जाएगा कि उसने वो पहली बिल्डिंग को वेकेट कर दिया है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही ऑब्टेन वेकेंट पोजीशन ऑफ द लास्ट बिल्डिंग, यानी जो जिसका वो एक्चुअल में लैंडलॉर्ड है। 4 क्लॉज ये कहता है कि डीम्ड टू बी वेकेंट मान लिया जाएगा इन सारे ही रीजंस में। फिर सेक्शन 13 आपका बात करता है कि उन रेस्ट्रिक्शंस की जो ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग लगाई गई है विदाउट अलॉटमेंट और रिलीज की। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट जब सीज टू ऑक्यूपाई अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ कर देता है तो उस सिचुएशन में नो पर्सन
shall occupy it in any capacity on his behalf without an order of allotment or release under section 16, and if purports to occupy then deemed to be an unauthorized occupant of such building or part। फिर 14 के अंदर बात की गई है रेगुलराइजेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंट्स की। यहाँ पर कहा गया है एनी लाइसेंसी अंडर सेक्शन 2 कैपिटल ए, जहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म लाइसेंस की बात करी थी, और टेनेंट इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ बिल्डिंग विद द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड immediately before the commencement of Act of 1976 and not being a person against whom any suit proceeding for eviction is pending before any court or authority, वो डीम कर लिए जाएंगे टू बी एन ऑथराइज्ड लाइसेंसी और टेनेंट ऑफ सच बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ सच कॉमेंसमेंट। फिर अगर हम 15 की बात करें, सेक्शन 15 के अंदर बात की गई है कि देयर इज दिस ऑब्लिगेशन टू इंटीमेट द वैकेंसी ऑफ द टू द डीएम। तो ये ऑब्लिगेशन डाली किसके ऊपर गई है, लैंडलॉर्ड के ऊपर, एंड ऑल्सो इसके लिए टाइम लिमिटेशन दी गई है, नॉट लेटर देन 7 days आफ्टर द अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी एंड सच नोटिस में बी गिवन इवन बिफोर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी, लेकिन ये ऑप्शनल है लैंडलॉर्ड की डिस्क्रिशन पे। And every tenant so vacating a building shall give notice thereof in writing to the DM and also to the landlord not less than 15 days before the vacancy. So these are the provisions relating to your regulation of rent, regulation of letting and also determination of standard rent। और खासकर हमने यहाँ पे कुछ prohibitions की भी बात करी, जैसे कि रिलीज और अलॉटमेंट ऑर्डर के बिना आप बिल्डिंग क्या नहीं कर सकते हैं, किसी को अलॉट नहीं कर सकते हैं, and several other related provisions. Thank you so much.